सोच के देखो, एक छोटा सा क्लिक, एक पल भर की क्रियोसिटी और तुम्हारी दुनिया एकदम से बदल जाए, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मेरा नाम अब किसी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मैं एक ऐसे आदमी की कहानी हूँ जो कभी खास नहीं था, बस थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस, थोड़ा ज़्यादा रेकलेस। एक्चुअली ना मैं कोई बहुत बड़ा हैकर था और ना मैं कोई डार्क वेब मास्टर या एक्सपर्ट मुझे बोल सकते हो। मैं बस एक सिंपल सा लड़का था जिसे कुछ अलग ढूंढना था, कुछ ऐसा जो किसी ने ना देखा हो। और सच मानो तो वो सब चीज़ें मुझे मिली भी, लेकिन मुझे जो मिला उसने मेरी ज़िंदगी का सबसे अंधेरा वाला पल्ला दिया। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक क्लिक ने मेरी ज़िंदगी को कब्रिस्तान बना दिया। एक छोटा सा क्यूरियोसिटी, एक छोटा सा क्लिक मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। उस दिन मैं अपने रूम में अकेला था। लैपटॉप के स्क्रीन से सिर्फ एक फैंट ब्लू लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रूम में इतना अंधेरा था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था ठीक से स्क्रीन के अलावा। टेबल पर रखी बियर की कैन भी अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जैसे मेरी एनर्जी। मेरी आंखें इतनी तेज जल रही थी जैसे मानो किसी ने मिर्ची डाल दी हो, पर मैं ब्लिंक करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। अंदर से एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और एडिक्शन ने मुझे पकड़ के चक्कर के रखा था, बोल सकते हो। एक ऐसा नशा जो बढ़ता ही जा रहा था, और मेरी आंखें लैपटॉप के स्क्रीन से ऐसी चिपक गई थी कि मानो क्या ही बोलूं। एंड यू नो, इट वॉज एन एडिक्शन टू द डार्क वेब। एक्चुअली मुझे वो रैंडम अजीबोगरीब चीज़ें देखना बहुत पसंद है, जिनके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती, जिनके बारे में लोग सिर्फ अफवाहें बनाते हैं, जिनके बारे में सब जानना चाहते हैं मे बी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सच्चाई तक जाए या पहुँचे। पहले मैं सिर्फ हॉरर मूवीज़, हॉरर सीरीज़ देखकर सेटिस्फाई होता था, बस मज़ा लेने के लिए। पर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ गई। एज़ यूजुअल हॉरर मूवी से ज़्यादा चाहिए था मुझे कुछ ऐसा जो रियल हो, कुछ ऐसा जो स्क्रीन के बाहर हो, जो दिल को हिला दे। एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन द डार्क वेब। एक दिन मुझे एक थ्रेड्स में पढ़ा रेड रूम के बारे में। उस दिन के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। लोग कहते हैं ना, रेड रूम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बस मिथ है, र्यूमर है, लोग बस डराते हैं आपस में। पर डीप डाउन मुझे पता था ये सब रियल है, और मैं डिसाइड कर लिया था चाहे कुछ भी हो, मैं उस रेड रूम को ढूंढ कर ही रहूँगा। हर रात बिना फेल हुए मैं टॉर ब्राउज़र खोलता, हिडन वीके के उन छुपे हुए रास्तों से गुजरता जहाँ कुछ ही लोग एक्सेस कर पाते हैं। अपने सेफ्टी के लिए वीपीएन लगाता, अपने आइडेंटिफिकेशन को पूरी तरह से मास्किंग करता और उन एनिमस चैट रूम्स में जाके घुस जाता जहाँ लोग सिर्फ कोड वर्ड में बातें करते हैं। कोड वर्ड जैसे रेड रूम इज़ ओपन, होस्ट इज़ रेडी, लिव विल बिगिन इन 3 मिनट्स। लेकिन सच ये था कि ज़्यादातर सब प्रैंक ही होते हैं। प्रैंक, ट्रोल्स, एक इल्यूजन। कभी कुछ असली नहीं मिला। फिर भी मैं रुकने वाला नहीं था, मुझे ढूंढना ही था, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। फिर भी मैं हर दिन वही रूटीन फॉलो करता। हर क्लिक या तो एक ट्रोल होता या कोई क्रीपी मीम, या बस एक मॉकिंग मैसेज जस्ट लाइक अ लोल यू गॉट फोल्ड। लेकिन फिर भी एक होप थी, एक बर्निंग डिज़ायर कि एक दिन मुझे वो रियल लिंक मिलेगी, एक ऐसी लिंक जिसे मैं प्रूव कर सकूं रेड रूम आर रियल, कि यह सिर्फ कोई मिथ नहीं, यह एक दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। और फिर एक रात जब सब कुछ यूजुअल लग रहा था, तब मुझे एक मेल रिसीव हुई। सब्जेक्ट, यू आर इनवाइटेड रूम नंबर 303। बॉडी, you have been selected, enter now, the room is waiting। और नीचे एक सिंगल लाइन, क्लिक here to join। मेरे हाथ में एक कॉफ़ी का कप था, लेकिन जैसे ही वो मेल दिखी मेरी हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ने लगी। पहले लगा कोई ट्रोल होगा, कोई ट्रैप या
एक और प्रैंक, बट ट्रस्ट मी कुछ था उस मेल में। टोन, टाइमिंग, प्रिसिशंस, ये देख कर सब रियल लग रहा था। रूम नंबर 303। मैं कर्सर उस लिंक पे ले गया। हाथ ठंडे हो गए थे, आंखें ब्लिंक तक नहीं कर पा रहा था, बॉडी स्टीफ हो गई थी, लेकिन अंदर एक एक्साइटमेंट और डर दोनों ही पीक में था। मैं लिटरली कांप रहा था। एंड देन आई क्लिक्ड। स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ साइलेंस, फिर एक ब्लड रेड फ्रंट में स्क्रीन में लिखा आया, वेलकम टू रूम नंबर 303। नीचे एक टाइमर चल रहा था, 17 मिनट्स 58 सेकेंड, और उसके जस्ट नीचे लिखा था स्ट्रीम बिगिंस। यह देखकर मेरा गला पूरा सूख गया। मैं तो पलक झपकना तक भूल गया और मैं कंफ्यूज था, थ्रिल्ड भी, और हाँ, कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी। ऐसी फीलिंग जैसे कोई रोलर कोस्टर चालू होने से पहले होती है। बट यू नो, ये थ्रिल नहीं, यह कुछ और था, कुछ ज़्यादा डार्क, कुछ गलत। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, एक बार स्ट्रीम शुरू हो गई तो मैं पीछे नहीं हट सकता था। लिंक एक एन्क्रिप्टेड डार्क वेबसाइट पे खुला। कोई फ्लैशी ग्राफिक्स नहीं, कोई लॉगिन स्क्रीन नहीं, बस एक पिच ब्लैक बैकग्राउंड और बीच में ग्लोइंग रेड काउंटडाउन 2 मिनट्स 33 सेकेंड्स। नीचे एक चिलिंग लाइन थी, लिव विद बिगिन सून, स्टे ट्यून। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरा हार्ट बीट लिटरली धक धक कर रहा था। मैं एक सेकंड के लिए रुका, जैसे मेरी बॉडी ने सिग्नल भेजा कि डोंट, पर क्यूरियोसिटी ने फिर से कंट्रोल में ले लिया। मैंने अपने हेडफोन को टाइट किए, कैमरा फिट को फुल स्क्रीन किया और बस आंखें उस काउंटडाउन पे फिक्स हो गई। 2 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 58 सेकेंड, 1 मिनट 34 सेकेंड। जैसे जैसे टाइमर 0 की तरफ बढ़ ही रहा था, मेरी टेंशन उसी स्पीड में चढ़ रही थी। हर सेकंड के साथ एक अजनबी डर, एक अनजाना थ्रिल अंदर घुस रहा था, और मैं सिर्फ देख रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि आखिर रेड रूम 303 के सच क्या है। उसका सच क्या है। फीड ऑन हो चुकी थी। स्क्रीन जिंदगी में पहली बार इतनी रियल और डिस्टर्बिंग लगी हो मुझे। मैं लिटरली चिल्लाने वाला था, लेकिन गला सूख गया था मेरा। मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट हो रही थी। वो चीज़ जो लोग फेक बोलते थे, जिसे इंटरनेट का मिथ कहा जाता था, वो सब मेरे सामने था, लाइव, रॉ, रियल। स्क्रीन में एक कमरा था, पुरानी सिली दीवारें जिनके प्लास्टर पहले से ही हार मान चुके थे, पेंट जगह जगह से छिला हुआ था, और एक डीम येलो बल्ब जो हल्की हल्की फ्लिकर कर रहा था, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। रूम के बिल्कुल बीच एक चेयर थी, और उस चेयर पर एक लड़का बंधा हुआ था। रस्सी इतनी टाइट बंधी हुई थी मानो कि लड़का का हाथ लाल पड़ गया था, और वो हिला रहा था अपने आप को डेस्परेटली, मानो कि वो कोशिश कर रहा हो छूटने का वहाँ से। और फर्दर उसके सामने एक आदमी खड़ा था, ब्लैक आउटफिट, पूरी बॉडी कवर थी उसकी, फेस पे एक टेरिफाइंग मास्क जिसमें ना एक्सप्रेशन था ना इमोशन था, लाइक अ शैडो विद नो सोल। थोड़ी देर बाद वो मास्क आदमी कैमरा के सामने से साइड हो गया, और तब लड़के का चेहरा दिख गया। उसके नाक से खून बह रहा था, चेहरे पे गहरा ब्यूरेज था, पर्पलिश ब्लैक, जैसे किसी हेवी मेटल से मारा हो। एक आंख थोड़ी सी सूजी हुई थी, और चिक पे ड्राइड ब्लड का पैच था। मैं स्क्रीन की ओर और पास झुक गया। मेकअप तो नहीं,
शायद कोई रियलिस्टिक प्रोस्थेटिक, कोई हॉरर परफॉर्मेंस, लेकिन नहीं, उसके आंखों में दर्द था। वो होश में था, फुल्ली कॉन्शियस। उसका चेहरा डर से नहीं, तकलीफ से दर्द में था। वो हिल तो नहीं रहा था, बस सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था, जैसे किसी हेल्प की उम्मीद हो। और उसी पल मुझे रियलाइज हुआ ये कोई गेम नहीं था। और तभी वो मास्क आदमी स्क्रीन के बिल्कुल सामने था। ऐसा लगा जैसे स्क्रीन से मुझे ही घूर रहा हो, और फिर बोला, वेलकम नवीन, द शो बिगिंस नाउ। शुरू में मैं बताया नहीं मेरा नाम नवीन है, परंतु उस आदमी को मेरा नाम कैसे पता? मैं तो एनिनमस था। VPN, टॉर ब्राउज़र, फेक आईडी, सब कुछ फेक यूज़ कर रहा था, फिर भी उसे मेरा नाम पता था। बट कैसे? मैं जल्दी जल्दी से स्क्रीन के पीछे हट गया, सोचा जल्दी एग्जिट करूं, परंतु मॉनिटर बंद ही नहीं हो रहा था। और माउस की बात करूं तो माउस कर्सर तक फ्रीज हो चुका था, हिल ही नहीं रहा था, स्क्रीन ऑफ भी नहीं कर पा रहा था। तभी शुरू हुआ दसो। एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूं, तो मैं तुरंत टॉर ब्राउज़र को क्लोज करता हूं और अपने लैपटॉप को शट डाउन। और उसके बाद मेरा पैनिक मोड ऑन। रूम में मैं इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो कहीं से। दिल ऐसे धक धक कर रहा था जैसे अंदर ढोल बज रहा हो। रूम मेरा बहुत छोटा था, लेकिन सडनली मुझे क्लस्ट्रोफोबिक फील होने लगा, जैसे दीवारें जैसे मेरे करीब आ रहे हो। तभी मैं हिम्मत जुटा के फ्रिज तक जाता हूँ और एक पानी का बोतल लेता हूँ, और एक सांस में ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरा डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वॉइस, वो नाम, वो स्टेयर्स, सब कुछ अभी भी मेरे माइंड के अंदर लूप की तरह घूम रहा था। कैसे किसी को मेरी आइडेंटिटी पता चल गई, ये थॉट मेरे दिमाग में बार बार इको कर रहा था। और सबसे बड़ा डर भी यही तो था, अगर उन्हें पता चल गया कि तू कौन है, तब तो नहीं बचेगा। अब बस एक ही चिंता खाई जा रही थी, बस एक रात कैसे भी कट जाए, बस एक रात। सुबह लाइब्रेरी गया और वहाँ का वाईफाई यूज़ किया, अपना नहीं, क्योंकि अपना नेटवर्क तो एक जेल जैसा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँची कैसे। मैं तो हर स्टेप केयरफुली प्लान करके रखा था, इनकॉग्निटो टैब्स, VPN, बर्नर अकाउंट, सब कुछ। फिर भी क्या चूक हो गई, क्या मिस हो गया मुझसे? या शायद वो लोग हर वक्त मेरे एक स्टेप आगे ही थे। मैं भाग रहा था और वो बस मुझे देख रहे थे। मैं खुद को बार बार यह कहकर यह समझाने लगा कि नवीन नाम का तो कोई और भी हो सकता है। बस इसी ख्याल में मैं लाइब्रेरी से कॉलेज निकल गया। लेकिन शाम को जब घर वापस आया और अपना लैपटॉप ओपन किया, तभी मुझे एक मेल रिसीव हुई। सब्जेक्ट, स्टिल वॉचिंग, बॉडी, you left too early, but the room is always open. We know where you live. Room number 303 is live again. और नीचे एक अटैच्ड इमेज थी। क्लिक किया और मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। वही लड़का जिसे कल देखना था, उसकी बॉडी टुकड़ों में बटी हुई थी, जैसे किसी ने पजल की तरह अलग अलग करके बांट दिया हो। मेरी बॉडी में एक अजीब सी सरदर्द उससे चलने लगी। आंखों के सामने उस लड़के का चेहरा बार बार घूम रहा था। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात तो यह थी कि वो लोग मुझे देख रहे थे। उन्हें यह पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। अगली सुबह फ़ोन के बीप से मेरी आंख खुली। एक एनोनिमस मैसेज मेरे फ़ोन पे आया हुआ था। उसमें मेरी फ़ोटो थी। मैं लाइब्रेरी में किताबें सर्च कर रहा हूँ, मैं क्लास के बाहर खड़ा हूँ, और तीसरी फ़ोटो मेरे ही रूम के अंदर से, वही जगह जब मैं कल रात को मेल देख रहा था। मेरे रगों में ठंडी सी हवा दौड़ गई, दिमाग धुंधला सा हो गया और मैं अपने आप को संभालते संभालते वार्डन के पास भागा। सारी बातें शुरू से बताई। सर, कोई मेरे परमिशन बिना मेरे रूम के अंदर से फ़ोटो ले रहा है। वार्डन हंस कर बोला, अरे बेटा, यूट्यूब पे हॉरर स्टोरी देखते देखते तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ है। वापस अपने रूम आया, गेट लॉक करा, फिर धीरे धीरे हर कोने की तलाशी लेना शुरू किया।
और तब मेरी नज़र पड़ी एक माइक्रो हिडन कैमरा पर। वो मेरी स्टडी टेबल के ठीक नीचे था, पूरी चालाकी से टेप चिपका हुआ था। उसे देखकर मेरी सांसें एकदम से रुक गई, मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली वो छुपा हुआ जासूस मुझे ढूंढ रहा था। बिना सोचे समझे मैं उस कैमरे को तोड़ दिया, उसकी फ़ोटो ली और अपने कॉलेज ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया। और मैं टेक्स्ट करा कि साथ ही मैं पूछा उन लोगों से, तुम लोगों के पास ऐसा कैमरा तो नहीं? पर सभी ने हंसी मजाक में रिप्लाई किया, भाई इतना ओवरथिंक मत कर, नेटफ्लिक्स बंद कर, चिल कर। फिर एक और मेल आई, जैसे दर्दनाक वार्निंग। सब्जेक्ट: बैड मूव, बॉडी, दैट कैमरा वाज जस्ट वन आई, वी हैव अदर्स। बेड पर अकेला डर से काँप रहा था, हाथ में ठंडी पसीना थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक रिंग बजी। माँ का कॉल था। माँ ने प्यार भरी पर चिंता भरी आवाज़ में पूछा, कल कोई तुम्हारा दोस्त आया था मिलने? मैंने थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहा, कौन सा दोस्त माँ? माँ ने धीरे से बताया, पता नहीं बेटा, पहली बार देखा, हट्टा कट्टा बंदा था, तुमसे बड़ा ही लग रहा था, कुछ पेपर देने आया था। मेरी रगों में एक अजीब सी सर्दी दौड़ गई, मेरी सांसें फिर तेज हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा फिर से। मेरे सारे सिक्योरिटी एजम्पशंस धूल में मिल गए। जितनी भी एनिमल्स बनने की कोशिश कर रहा था सब बेकार साबित हुआ, क्योंकि अभी मैं उनके रडार पर था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी फैमिली भी उनके शिकार में थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था बार बार, क्या मैं इन सब चीज़ों से बच सकता हूँ? उस रात मैंने एक फैसला लिया जो मेरी ज़िंदगी बदल देने वाला था। मैं फिर से उस लिंक को खोलूँगा। मेरे अंदर एक अजीब सा जंग चल रही थी, डर भी था और क्यूरियोसिटी भी। दोनों ने मुझे जाल में फंसाया हुआ था। मैं चाहता था कि ये सब एक बार के लिए ख़त्म हो जाए और बस एक बार मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन एक हिस्सा मेरे अंदर ये जानना चाहता था, ये सब कितनी दूर तक जा सकता है? कब ये लोग खुद से ही ये सब ख़त्म करेंगे? क्या ये सब सिर्फ कोई बड़ी प्रैंक है जो मेरे साथ खेला जा रहा है? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं या सच में कुछ करने वाला है? वो बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। फिर एक मेल रिसीव हुआ था लास्ट में, उसमें एक लिंक था और मैं बिना सोचे समझे उस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। वापस से वही सारी फेक सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो करता हूँ जो मुझे लगता था मेरी सुरक्षा करेगी। मैं VPN यूज़ करता हूँ, डॉक ब्राउज़र चलाता हूँ और वो सभी चीज़ें करता हूँ जो मुझे लगता था मुझे बचाएगी। हालांकि मुझे पता था चाहे मैं जितना भी छुप जाऊँ वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, मुझे ट्रैक कर ही लेंगे। फिर मेरे आंखों के सामने एक और लाइव फीड चल रही थी। सेम रूम, सेम कुर्सी, लेकिन इस बार जो लड़का बंधा हुआ था वो मेरा ही कॉलेज का था। एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। रोहित भी मुझ जैसा ही डार्क वेब का शौकीन था बहुत, और उसने भी वही सारी चीज़ें ट्राई करी थी जो मैंने करा था। मेरे साथ उसकी कई बार डार्क वेब से रिलेटेड बातें हुई है, जैसे कैसे घुसना है, क्या करना है, कौन से रास्ते से बचना है, ये सब एक जैसा ही था। वो भी वही रिस्की मेथड फॉलो करता था जो मैं करता था। अब उसको उसी रूम में बंधा देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल को बैठा। मैं स्क्रीन को घूर कर देख रहा था और नीचे कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे, कट हिज फिंगर फर्स्ट, लेट्स सी हिज ब्लड, ब्रिंग इन द रैट्स। ये कोई गेम नहीं थी, ये कोई शो नहीं था, ये एक अजीब सा डरावना सच था जिसमें मैं भी अब शामिल था। ये असली टॉर्चर था और वो सब लोग उस डरावने मंजर को देख रहे थे, बहुत बड़ा अमाउंट पे कर रहे थे सिर्फ उसको टॉर्चर होते देखने के लिए। तभी वो मास्क आदमी जो रोहित के सामने खड़ा था एकदम चुपचाप उसके पास जाता है। फिर जो कैमरा उस पूरी स्ट्रीम को कैप्चर कर रही थी वह अपने हाथ से अपनी तरफ खींचता है और सीधे कैमरे की तरफ देख कर कहता है, Naveen, it's your turn next. Run if you want. We will always catch you. मेरा दिल एकदम से थम गया था। मैं हाथ से कंट्रोल खो बैठा था और अपने लैपटॉप को ज़ोर से बंद करके ज़ोर से फेंक दिया।
मैं बैठे बैठे हाँफ रहा था। सांसों की तेज़ धड़कन मेरे कान तक पहुंच रही थी। फिर अचानक से मुझे एक बात याद आई। रोहित को देखकर उस दिन जब मैं कॉलेज से, तो रोहित मेरे रूम के बाहर खड़ा था और मेरा रूम कभी भी लॉक नहीं रहता था। मेरे मन में कई सारे डाउट्स घूमने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कैमरा मेरे रूम में लगा था वो रोहित ने ही लगाया था। बस यही सोच कर तुरंत मैं अपने सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा और वहाँ जाकर उस दिन के फुटेज देखी और मेरा डाउट बिल्कुल सही निकला। उस दिन रोहित ही मेरे रूम में घुसा था और उसने ही मेरे रूम में वो हिडन कैमरा चिपकाया था। पर आखिर क्यों? रोहित ऐसा क्यों करेगा? मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रोहित के रूम के रुख किए। वहाँ उसका लैपटॉप उठाया और जब मैंने उस लैपटॉप को खोला और मैंने देखा रोहित मैं वही लिंक यूज़ करके एक गेम खेल रहा था, जहाँ उसे कुछ खतरनाक टास्क मिल रहे थे जो उसे बिना किसी ऑप्शन के करने पड़ते थे। हर टास्क के लिए उसे $100 से $200 तक पेमेंट भी मिलती थी, मगर ये पैसा उसकी आज़ादी के बदले कैसे दिए जा रहे थे ये सिर्फ उसी को पता था। मैं अब सब कुछ समझ चुका था। रोहित ने मेरे रूम में वो सब क्यों लगाया था, क्योंकि उसे भी वही टास्क मिला होगा और वो बस मजबूरी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। रोहित वो मुझे फंसाने वाला बिल्कुल नहीं था, लेकिन डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ तुम अकेले हो, जहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुम उनके काम नहीं करोगे तो तुम्हारी मौत पक्की ही समझ लो। यहाँ अच्छे से भी अच्छे दोस्त पल भर में दुश्मन बन जाते हैं। 2 लोग गए थे, साथ शुरू किए थे, मगर एक कहानी जो मैंने कई बार सुनी है वो ये है। सुनी थी कि 2 लोग गए थे वहाँ, साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और आखिर में उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला था। क्योंकि ये डार्क वेब वाले लोग सिर्फ खेल नहीं खेलते, वो अपने शिकार को मैनिपुलेट करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं और मजबूर कर देते हैं अपनी जान लेने के लिए। और शायद वही कुछ रोहित के साथ हुआ होगा। उसे मेरा ही टास्क दिया गया होगा, वो कुछ कर गया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसने वो टास्क पूरा नहीं किया, इसीलिए उसे उठा कर ले गए और उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो मैंने लाइव देखा था। ये सब देखने के बाद मेरी सांसें रुक सी गई थी, मेरा हाथ ठंडा हो गया था और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल से भर गया था, अब मेरी बारी है। बाद में मेरा डर पीक पर था, समझ ही नहीं आ रहा था कि सच किसे बताऊं और पता नहीं कोई मेरी बात मानेगा भी या नहीं, लेकिन लास्ट ट्राई करना ज़रूरी बनता था। शायद ये जो मैं करने वाला था उसी से रोहित का मदद हो सकती थी। मैं सोच रहा था कि जैक का लैपटॉप पुलिस को दे दूं ताकि कोई मेरी बात समझे, मेरी मदद करे, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने से पूरा लैपटॉप खाली हो गया, जैसे बोल सकते हो फैक्ट्री रीसेट हो गया। उसकी पूरी हिस्ट्री एकदम से क्लीन हो गई, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे लैपटॉप नया हो। जैसे भी तब तक काफ़ी देर हो चुका था। तब मुझे अचानक से याद आया, मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। आपके वाले लोग हैकिंग में सिर्फ माहिर नहीं होते, वो खुद एक इनविजिबल सिस्टम बन जाते हैं। अगर वो चाहे तो किसी भी इंसान का नामो निशान दुनिया से मिटा सकते हैं। ऐसा गायब कर देंगे कि शायद वो आदमी कभी ज़िंदा था ही नहीं। ना कोई आईडी प्रूफ, ना कोई डिजिटल रिकॉर्ड, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स। ऐसे कर देंगे कि आपको कभी सपने में तुम्हारा नाम ना लिया गया। और मैं सोच रहा था कि लैपटॉप ले जाकर पुलिस के हवाले कर दूँ, सब सबूत उनके पास होंगे, शायद कुछ हो जाए, उन तक पहुंच जाए। लेकिन मुझे पता था वो लोग मुझे देख रहे थे, हर वक्त हर जगह। मेरा स्क्रीन, मेरा माइक, मेरी हर एक हार्ट बीट उनके डेटाबेस में रिकॉर्ड हो रहा था। ये यकीन था, पर मैं एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। मुझे यहाँ से भागना था किसी भी हालत में। मैं बैग उठाने ही वाला था, तभी एक वीडियो मेरे फ़ोन में आई। अननोन नंबर, अननोन सोर्स, अननोन सेंडर, सिर्फ एक शॉर्ट क्लिप। और जो मैंने उस वीडियो में देखा उसने मेरी रगों में खून जमा दिया। वो वीडियो किसी और की नहीं थी बल्कि रोहित की थी, और उसमें वो खुद ही अपने बॉडी पार्ट्स को काट रहा था।
ऐसे जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया, जैसे वो अपने ही नहीं किसी और के कमांड्स को फॉलो कर रहा था। यह देख के मेरा पूरा बॉडी सीवर करने लगा, पसीने से भीग गया, सांस रुक सी गई और तभी वो फाइल स्क्रीन पर क्लिच होने लगी और एक ही सेकेंड में करप्टेड फाइल लिख के आ गया। मैं वहीं ज़मीन पर गिर गया, हाथ पैर सब सुन। दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज बार बार फ्लैश हो रही थी, रोहित की जगह मैं होता तो जो रोहित के साथ हुआ क्या वही मेरे साथ होने वाला है। लेकिन उसी मोमेंट में मैंने एक डिसीजन लिया, या तो मैं इस ट्रैप में फंस के ख़त्म हो जाऊंगा या फिर कुछ करके इस ट्रैप को समझूंगा और इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। या तो मैं मरूंगा या मैं बचूंगा, बीच में मैं कुछ भी नहीं। मैं डर के नहीं जीने वाला, मैं ऐसे नहीं जी सकता वो मुझे देख रहे हैं, पकड़ लेंगे, ले जाएंगे और मैं ज़िंदगी भर सिर्फ डर के साथ जीऊँ। मैं ऐसे जीने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। यही सोच के मैं अपना लैपटॉप दोबारा खोलता हूँ, सारे VPN लेयर्स हटाकर मैं मेन सोर्स ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता था कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि ये डार्क वेब का गेम है, बट मैंने एक लूप होल ढूंढ ही लिया था, एक टेम्पररी IP ग्लिच। एक सेशन के दौरान मुझे एक अनसिक्योर सर्वर दिखा जो ईस्टर्न यूरोप से पिंग हो रहा था और बस वही मेरी एंट्री पॉइंट थी। मैंने उस सर्वर का मिरर बनाया और उसके फीडबैक पैकेट्स कैप्चर करने लगे। हर स्ट्रीम, हर इनक्रिप्टेड मैसेज, हर रियल टाइम कमांड सब स्नैप कर लिया और फिर एक नाम सामने आया, सिंडिकेट X, एक अंडरग्राउंड टॉर्चर स्ट्रीम सर्कल जहाँ लोग बिटकॉइन देके किसी की तकलीफ का लाइव शो देखते हैं। डार्क वेब का असली नफरत भरा चेहरा। मैं फिजिकली डिसअपीयर नहीं हो सकता था, लेकिन डिजिटली अपनी मौत का नाटक कर सकता था, एक सुसाइडल डिजिटल डेथ। सबसे पहले मैं अपने फ़ोन और लैपटॉप को फैक्ट्री रीसेट किया, पर मुझे पता था सिर्फ डिलीट करना काफ़ी नहीं है। जिन लोगों से मैं भाग रहा था उनका डेटा एक बार सेव हो गया वो कभी नहीं छोड़ता। वो सिंपल डिलीटेशन से रुकने वाला नहीं था, उनके लिए एवरी बाइट टेल्स अ स्टोरी। मैंने एक अंडरग्राउंड टूल का यूज़ किया, स्पूफ ID लेयर। ये इलीगल AI बेस्ड यूटिलिटी मेरा पूरा बायोमेट्रिक फुटप्रिंट, फेस स्कैन, वॉइस प्रिंट, फिंगरप्रिंट, DNA हैज़ ईच एंड एवरीथिंग कोड्स जो ऑलरेडी सर्विलांस ग्रेड और ब्लैक मार्केट डेटाबेस में अपलोड हो चुका था। उस सब को फेक एंट्रीज को ओवरराइड कराने लगा। मैं सिस्टमेटिकली अपने डिजिटल जीवन को डिस्ट्रॉय करने लगा, ना सिर्फ डिलीट बल्कि हर एक जगह से, सोशल मीडिया, ईमेल्स, ऑनलाइन बैंकिंग, हर जगह से सब में मैंने ऐसे स्पूफ सर्वर इंजेक्ट किया जैसे कोई मेरा ID एक्सेस करे तो सिर्फ उसके स्क्रीन में दिखे यूज़र परमानेंटली डिसेबल, जैसे मैं कब का मर चुका हूँ। और उसके बाद मैं डीप वेब के सबसे रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में गया और वहाँ सर्कुलेट किया अपना डिजिटल डेथ सर्टिफिकेट, एक वर्चुअल अवेयर ट्री, एक फाइनल सिग्नल टू द रूम 303 नेटवर्क। In the below, name Naveen, status deceased, cause untrackable biological infection after exposure in room 303, time of death 4:43 AM। इस फाइल के शेयर होते ही रूम 303 नेटवर्क ने मुझे ऑफिशियली डेड मान लिया और मैं दुनिया के लिए सिर्फ एक करप्टेड शैडो बन गया। पता था एक वर्चुअल डेथ से बात नहीं बनेगी। सिंडिकेट X जैसे लोग स्क्रीन पर नहीं जीते, वो ग्राउंड पर भी ट्रेस करते हैं। रियल वर्ल्ड में हर सिग्नल, हर शैडो उनके रडार पर होता है। इसलिए मैंने एक फिजिकल क्लीनअप शुरू किया, सिम तोड़कर फेंक दिया, फ़ोन की बैटरी से बैटरी को अलग कर दिया, लैपटॉप के माइक और कैमरे को स्क्रू ड्राइव से निकाल के परमानेंटली शट डाउन किया और पब्लिक वाईफाई को तो कभी कनेक्ट नहीं किया और अपने फ़ोन को डाल दिया एक फैराडे पंच में। एक एंटी सर्विलांस कौन होता है जिसमें कोई भी सिग्नल अंदर बाहर नहीं जा सकता। अब आप लोग बोल सकते हो मैं एक डिजिटल घोस्ट बन चुका था और हॉस्टल मेरी दुनिया की लास्ट नॉन लोकेशन।
उसके बाद रात के 2 बजे जब सब सो जाने के बाद मैं सिर्फ एक बैकपैक उठाता हूँ, अंदर कुछ कपड़े, गैस और ऑफलाइन जर्नल लेकर। नो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कोई ट्रेसेबल डिवाइस। मैं हॉस्टल के पीछे से एक छोटे से इमरजेंसी गेट से निकला। ना सीसीटीवी, ना शोर, एक सिर्फ हवा की एक हल्की सी सरसराहट। और उस रात दुनिया से नवीन गायब। जीपीएस ऑफ मोड में बिना किसी डिजिटल ट्रेस छोड़े हुए रेलवे स्टेशन तक चला गया। मुझे ऐसी जगह जाना था, एक अननोन सिटी, जहाँ कोई मेरी आंखों को पहचानता भी ना हो, जहाँ मेरा पास रूम नंबर 303 सिर्फ एक पूरा सपना लगे। वो रूम, वो स्क्रीमिंग वॉल्स, वो डिस्ट्रॉयड फेस, वो यादें अब भी मेरे सबकॉन्शियस में घुल रही थी। पर मैं उनसे भाग रहा था, हर स्टेशन, हर गली, हर रास्ते में। और फिर मैं एक शहर में पहुंचा जहां मुझे कोई नहीं जानता था। वहां मैं एक घर में रूम रेंट लिया, कैश दिया, नाम भी फेक ही बताया। मैं 1 महीना तक वहां की तरह रहा, जैसे मैं इस दुनिया में था ही नहीं। ना किसी से बात की, ना किसी नेटवर्क से कनेक्ट हुआ। कोई फिंगरप्रिंट, कोई फेस स्कैन, कोई पिंग, कुछ भी नहीं। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, मेरा ऑफलाइन जर्नल। और उसमें हर दिन मैं एक सिर्फ लाइन लिखता था, आज मैं जिंदा हूँ और मैं उसका सब्जेक्ट नहीं हूँ। बात को अब 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने बिना किसी ईमेल, मैसेज, अलर्ट या पिंग के। शायद मैं उन्हें छलने में कामयाब हो चुका हूँ। शायद उनके सिस्टम ने मुझे टर्मिनेट मार्क कर दिया है। शायद उन्हें लगता है आई डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। आज भी कभी कभी कोई अननोन ईमेल आ जाता है, किसी स्ट्रेंजर का पिंग या कोई डिस्ट्रैक्ट अटैचमेंट, पर मैं उन्हें खोलता नहीं। अब स्क्रीन के कोने में कुछ ब्लिंक करता है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं डिजिटली मर चुका हूँ। और शायद यही मेरी असली ज़िंदगी का जन्म था। अब लगभग 5 से 6 महीना हो चुका है। ज़िंदगी एक रूटीन बन चुकी है, लो प्रोफाइल, नो डिजिटल स्ट्रेस। और अब लगता है शायद वो मेरे पीछे नहीं है। पर फिर भी एक डाउट हर वक्त रहता है, क्योंकि आज भी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, चाहे एक स्पैम हो या कोई जॉब अलर्ट, मैं उसे खोल नहीं पाता। मुझे डर लगता है कि कहीं उसके पीछे वो लोग ना हो। मुझे एक क्लोजर चाहिए। मुझे जानना है, क्या मैं उनकी मेमोरी से ट्रूली वैनिश हो गया हूँ, या वो अब भी किसी साइलेंट ट्रैकर के थ्रू मुझे पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो शायद कोई नॉर्मल इंसान कभी ना ले। मैं वापस जाने वाला हूँ उस रूम में, रूम नंबर 303। नई आईडी, नई डिवाइस, सब कुछ फ्रेशली क्लॉक्ड। मैं इस बार एक क्राउडेड कैफ़े में जाता हूँ, पब्लिक इन्वायरमेंट, सिक्योर फायरवॉल, नो डायरेक्टर्स, फेस पे एक प्लेन ग्रे मास्क पहनता हूँ ताकि कोई मुझे बायोमेट्रिक स्कैन या कैमरा मुझे डिकोड ना कर सके। और फिर वही लिंक, एग्जैक्टली द सेम की स्ट्रोक्स, हर अल्फ़ाबेट जैसे एक मेमोरी ट्रिगर हो। मैं उसे टाइप करता हूँ और क्लिक करता हूँ। मैं वापस आ चुका था रूम नंबर 303 में। स्क्रीन कुछ देर तक ब्लैंक रहती है, फिर ब्लैक डिवॉइड, एंड बिना किसी साउंड या मोशन किए मुझे लगा शायद लिंक डेड हो गया है। मे बी दे शट इट डाउन, शायद अब वो गेट हमेशा के लिए बंद हो चुका है। पर फिर स्क्रीन के सेंटर में एक लिंक ब्लिंक करती है, स्लो, डेलिब्रेटेड, लाइक ए हार्ट बीट आफ्टर साइलेंस। ना कोई लाइव फीड, ना कमेंट्स, ना स्ट्रीमिंग ऑडियो, ना ग्लिचिंग विजुअल्स, सिर्फ एक कोल्ड क्लिनिकल मैसेज, जैसे किसी मशीन ने मुझे ऑफिशियली सिस्टम से इरेज कर दिया। स्टेटस डिस्कनेक्टेड, सब्जेक्ट नवीन, टर्मिनेशन वेरीफाइड। उस मोमेंट में मैं ब्लैंक हो गया। दुनिया चल रही थी,
कैफ़े में लोग कॉफ़ी पी रहे थे, पर मेरे लिए सब कुछ स्टैटिक्स हो गया, क्योंकि मुझे पता था अब मैं उनका सब्जेक्ट नहीं हूँ। उस मोमेंट में मैं पहली बार फील किया मैं जीत गया हूँ। शायद मैं उनका सब्जेक्ट अब नहीं रहा और इसलिए मुझे एक्सेस भी नहीं मिला। स्क्रीन पे लिखा था रूम नंबर 303 डज नॉट एग्जिस्ट, और तब मुझे समझ आया ये जगह सिर्फ उन्हें बुलाती है जो उनकी लिस्ट में होते हैं, जिसे वो मार्क करते हैं, जिसे वो एक इंडिविजुअल चेन से खींच ले जाते हैं। मैं अब उनका टारगेट नहीं हूँ। रूम नंबर 303 अब मेरे लिए एक पास्ट है, एक ऐसा पास्ट जिसने मेरी पूरी आइडेंटिटी को जिंदा जला दिया। अब मैं चाह कर भी अपने पुराने दोस्तों से मिल नहीं सकता, अपने घर वालों को गले नहीं लगा सकता। मैं सिर्फ एक एनोनिमस शैडो बन चुका हूँ, एक जिंदा लाश जिसे कोई डिजिटली नामो निशान नहीं है। और आज मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पता है आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी, आप भी जानना चाहोगे क्या होता है ऐसी जगहों पे, पर प्लीज़ कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मुझे हैकिंग, स्पूफिंग, आईपी क्लॉकिंग सब आता है, तब जाके मैं बचा। मुझे पता था डिजिटली इनविजिबल कैसे होना होता है, पर शायद आपको ये सब नहीं पता होगा। और आपने सिर्फ थ्रिल के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए रूम नंबर 303 जैसी जगह का दरवाज़ा खोला, तो हो सकता है आप भी वापस ना आओ। That's it for today। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एनोनिमस, बाय बाय एंड टेक केयर।